ये कहानी छगनपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां अजय नाम का एक गरीब किसान रहता था। अजय के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी सीमा और एक बेटा राजू था, जिनके साथ वो बहुत खुशी खुशी रहता था। अजय के पास गांव में अपनी एक जमीन थी, जहां पर खेती कर वो अपने घर का पालन पोषण करता था। परंतु अब उसकी वो जमीन पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी जमीन से फसल की पैदावार भी कम होने लगी थी। एक दिन इसी चिंता में वो अपने जमीन के पास बैठा होता है और कमाने का कोई और जरिया सोचने लगता है। दिन प्रतिदिन मेरे इस जमीन से उगने वाली फसल कम होते जा रही है। लगता है मुझे अब कोई दूसरी जमीन लेकर काम करना होगा, या तो कोई और जरिया ढूंढना होगा कमाने का। पर अब मैं इस जमीन के भरोसे नहीं रह सकता हूं। चलो, एक बार चल के सीमा से राय लेकर देखता हूं वो क्या कहती है इस बारे में। अजय तुरंत खेत से अपने घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचकर वो सबसे पहले अपनी पत्नी सीमा को आवाज लगाता है। सीमा, जरा यहां आना, तो तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अजय की आवाज सुनकर सीमा वहां आ जाती है। बोलिए, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ सीमा, मुझे तुमसे एक जरूरी विषय पर बात करनी है और तुम्हारी राय जाननी है। हाँ, बोलिए, क्या बात है? सीमा, तुम तो जानती हो, हमारी जमीन अब पहले की तरह इतनी उपजाऊ नहीं रही है। और अगर मैं ज्यादा खाद वगैरह डालने की कोशिश करूंगा तो कहीं उसकी मिट्टी और खराब ना हो जाए। इसलिए सोच रहा हूं कि कुछ समय के लिए उस जमीन पर खेती करना छोड़ दूं। हर साल थोड़ी थोड़ी खाद उसमें डालता रहूंगा, जिससे कुछ सालों बाद वो पहले की तरह उपजाऊ हो जाएगी। फिर उसमें खेती करना शुरू कर दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। इससे आपकी जमीन भी सही रहेगी और उसमें उगने वाली फसल भी। हाँ, पर तब तक मैं क्या करूं? क्योंकि मेरे पास दूसरी तो कोई जमीन नहीं है, तो घर का खर्च चलाने और राजू के पढ़ाई के लिए कहां से पैसे जुटा पाऊंगा? आप एक काम क्यों नहीं करते? एक बार जाकर गांव के जमींदार काका से मिल लीजिए। वो तो बहुत अच्छे और नेक दिल है। वो आपकी जरूर कोई मदद करेंगे। हाँ सीमा, ये ठीक रहेगा, क्योंकि काका अगर कोई नया काम भी करने बोलेंगे तो वो उसमें भी मेरी मदद कर देंगे। ठीक है सीमा, तो मैं कल सुबह सुबह ही काका से मिलने उनके घर चला जाऊंगा। अगली सुबह अजय जमींदार से मिलने उसके घर के लिए चल पड़ता है। जमींदार के घर के बाहर पहुंचकर वो जमींदार को आवाज लगाता है। काका, क्या आप घर पर हो? अजय की आवाज सुनकर जमींदार बाहर आता है। अरे आओ अजय बेटा, बोलो क्या हुआ? कुछ काम था क्या? हाँ काका, आपकी एक मदद चाहिए थी। हाँ बोलो ना बेटा, मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? अजय फटाफट से जमींदार को अपने खेत की हालत बता देता है। तो इसमें परेशान क्या होना बेटा? काका, मेरे पास एक ही जमीन है जिस पर खेती कर मैं अपने घर का खर्च चलाता हूं, और मैंने आज तक खेती के अलावा कोई दूसरा काम भी कभी किया नहीं। तो अब यही नहीं समझ रहा है मैं क्या करूं। बेटा, खेती के अलावा दूसरा काम क्यों करना? तुम एक काम करो, मेरे पास गांव के बाहर एक जमीन है, तुम उस पर खेती करो। काका, पर इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा। नहीं बेटा, कोई नुकसान नहीं होगा। इसी बहाने तुम मेरी जमीन की देख रेख भी करोगे, क्योंकि अब तो मेरी उम्र भी हो गई है और मेरा बेटा भी शहर में रहता है। तो इससे तुम्हारा भी भला हो जाएगा और मेरी भी थोड़ी जिम्मेदारी कम रहेगी। ठीक है काका, अगर ऐसी बात है तो मैं कल से ही उस खेत पर काम करने चला जाऊंगा। अजय जमींदार को धन्यवाद कहकर वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। अजय अपने घर पहुंचकर सीमा को सारी बात बता देता है। ये तो बहुत अच्छा है। यानी आपकी सारी चिंता ही खत्म हो गई। हाँ सीमा, अब मैं काका के खेत पर बहुत मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि एक दो और खेत खरीद लूं, क्योंकि भविष्य में ऐसी समस्या आए तो उसके लिए हम तैयार रहे। अगली सुबह अजय जमींदार के खेत पर काम करने निकलने वाला होता है तो सोचता है। काका की जमीन गांव के बाहर है, तो शायद शाम को आते आते देर हो जाए, इसलिए सीमा को बोलकर जाता हूं। सीमा, जरा यहां आना तो। अजय को बुलाता सुन सीमा वहां आती है। बोलिए, आपने बुलाया मुझे? हाँ सीमा, सुनो, काका का खेत गांव के बाहर है, तो मुझे शाम को घर लौटने में थोड़ी देर भी हो सकती है। तो अगर मुझे देर हो जाए तो तुम और राजू खाना खाकर सो जाना। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना। और हाँ, 1 मिनट रुकना। मैं आपके खाने का डिब्बा लेकर आती हूँ। वो लेकर ही जाना। फिर क्या था, अजय अपना खाने का डिब्बा लेकर गांव के बाहर वाली जमीन पर काम करने चल पड़ता है।
चलते चलते कुछ समय बाद वो गांव के बाहर वाली जमीन पर पहुंच जाता है। चलो अब पहुंच गया हूं तो फटाफट से खेत पर काम करना शुरू कर देता हूं। अजय अपनी कुदाल उठाकर खेत पर काम करना शुरू कर देता है। अजय को अभी काम करते कुछ समय हुआ ही था कि तभी पीछे से एक सांप आकर उसे काट लेता है। सांप के काटने के कुछ समय में ही अजय चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है। यहाँ अजय सांप के काटने से बेहोश हो चुका था, पर गांव के बाहर होने के कारण उसकी खबर अब तक उसके घर वालों को नहीं चलती है। सुबह की अब रात हो जाती है और सीमा अजय का इंतजार कर रही होती है। माँ को इतने परेशान देख राजू पूछता है। क्या हुआ माँ? पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? बेटा, तुम्हारे पिताजी आज काम करने जमींदार काका के गांव के बाहर वाली जमीन पर गए हैं और उन्होंने मुझे बोला भी था कि उन्हें आते आते देर हो जाएगी, पर अब कुछ ज्यादा ही समय हो गया है। माँ, आप क्यों फिक्र कर रही हो? पिताजी ने जब बोला था कि उन्हें आने में देर होगी तो कुछ सोच समझ कर कहा होगा। एक काम कीजिए, आप जाकर सो जाइए। राजू की बात सुनकर सीमा अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह भी जब सीमा देखती है कि अजय अब तक घर नहीं आया है, तो परेशान होकर वो सीधा जमींदार से मिलने उसके घर की ओर चली जाती है। सीमा जमींदार के घर पहुंचकर उनसे अजय के बारे में पूछने लगती है। नमस्ते जमींदार काका। नमस्ते बेटी, बताओ कैसे आना हुआ। काका, अजय कल आपके गांव के बाहर वाले खेत में काम करने गए थे, पर अब तक घर नहीं आए हैं। क्या कहा बेटी? अजय कल गया था और अब तक घर नहीं आया? हाँ काका, उन्होंने मुझे कहा था कि खेत गांव के बाहर है तो आते आते रात हो जाएगी, पर अब तो रात की सुबह हो गई, पर वो अब तक नहीं आए हैं। चिंता मत करो बेटी, मुझे थोड़ा समय दो। मैं अभी किसी को भेजकर पता लगाता हूँ कि अजय कहाँ है। जमींदार तुरंत अपने घर में काम करने वाले घनश्याम को अजय को देखने अपने खेत पर भेजता है। कुछ समय के बाद घनश्याम जमींदार के खेत पर पहुंच जाता है और वहां का दृश्य देखकर वो परेशान हो जाता है। ये क्या, अजय का तो पूरा शरीर नीला पड़ चुका है। मुझे लगता है इसे किसी सांप ने काटा है। मुझे तुरंत जमींदार जी को ये बात बतानी पड़ेगी। घनश्याम वहां से भागते भागते जमींदार के घर के लिए निकल जाता है। घनश्याम जैसे ही जमींदार के घर पहुंचता है, उसके कुछ कहने से पहले ही जमींदार उससे पूछने लगता है। क्या हुआ घनश्याम बेटा, तुम इतना दौड़ते हुए क्यों आए? और क्या तुम्हें अजय मिला? घनश्याम जमींदार को सारी बात बता देता है जो उसने खेत में देखी थी। घनश्याम जब जमींदार को सारी बात बता रहा होता है, तभी वहां पास में खड़ी सीमा भी सारी बात सुन लेती है और रोने लगती है। घनश्याम, तुम सबसे पहले वैद्य जी को लेकर वहां पहुंचो। मैं सीमा बेटी को लेकर वहां आता हूँ। घनश्याम को वैद्य जी के पास भेजने के बाद जमींदार सीमा को समझाने लगता है। सीमा बेटी, पहले तो तुम रोना बंद करो और जल्दी से मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारे रोने से अजय ठीक नहीं होगा। फिर क्या था, जमींदार सीमा को लेकर अजय को देखने उसके खेत के तरफ निकल जाता है और घनश्याम वैद्य जी को लेने दूसरी तरफ निकल जाता है। जमींदार और सीमा जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा अजय बेहोश हालात में खेत में गिरा था और उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। सीमा अजय के पास बैठकर रोने लगती है। तभी वहां वैद्य जी आ जाते हैं। वैद्य जी के आते ही सीमा वहां से हट जाती है और वैद्य जी अजय की हालत का जायजा लेने लगते हैं। क्या हुआ वैद्य जी, अब कैसी है अजय की हालत? देखिए जमींदार जी, मैं आपको झूठ बोलकर अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूं, पर अजय की हालत बहुत खराब है। वैसे तो मैंने उसे जहर को काटने वाली औषधि दे दी है, परंतु जहर अजय के अंदर कुछ ज्यादा समय तक रह गया है, जिस कारण वो प्रगाढ़ बेहोशी के हालत में चला गया है। प्रगाढ़ बेहोशी, ये क्या होता है वैद्य जी? प्रगाढ़ बेहोशी के हालत में व्यक्ति जीवित तो होता है, परंतु उसके बदन के हिस्से में हलचल नहीं होती है, और ये अब कब होश में आएगा ये भी नहीं कह सकते हैं। वैद्य जी, तो अब हम क्या करें? देखिए जमींदार जी, अभी के लिए मैं कुछ दवाइयां दे रहा हूं, उसे समय समय पर पानी में मिलाकर देना, बाकी तो सब ऊपर वाले के भरोसे हैं। वैद्य अजय की हालत का जायजा लेकर और दवा देकर वहां से चले गए। फिर कुछ गांव वाले अजय को लाकर उसको उसके घर के बिस्तर पर लिटा देते हैं। देखो सीमा बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना।
तुम अजय की अच्छे से देखभाल करो, देखना वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और तुम्हें अगर किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बता देना। और हर महीने मैं तुम्हारे लिए और राजू के लिए कुछ पैसे भेजता रहूंगा, पर तुम हिम्मत मत हारना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका। आप हम लोगों की बहुत मदद कर रहे हो। जमींदार फिर वहां से सीमा को दिलासा देकर चले जाते हैं। जमींदार के जाने के बाद वहां राजू आ जाता है और अपने पिता की हालत देखकर सीमा से उसका कारण पूछने लगता है। माँ, ये पिताजी को क्या हुआ है? बेटा, तुम्हारे पिताजी को कल खेत में सांप ने काट लिया है, जिस कारण वो बेहोश हो गए हैं। माँ, तो पिताजी होश में कब आएंगे? बेटा, वैद्य जी ने कुछ दवाइयां दी है और उन्हें समय समय पर पिलाने कहा है। उन्होंने बोला कि उन दवाइयों से वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। पर माँ, पिताजी की ऐसी हालत है तो अब हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं माँ, आप क्या क्या करोगी? आप पिताजी का ध्यान रखोगी, आप घर संभालोगी कि घर का खर्च देखोगी? माँ, आप बस पिताजी का और घर का ध्यान रखो, मैं अब खेत पर काम करके घर का खर्च चलाऊंगा। राजू की ऐसी बातें सुन सीमा भावुक हो जाती है। नहीं बेटा, तुमको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस अपने पढ़ाई का ध्यान रखो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम बहुत बड़े अफसर बनो, और मैं तुम्हें वो बनाकर रहूंगी, भले उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। फिर सीमा राजू को वहां से पढ़ने भेज देती है। मुझे अब कुछ करना ही होगा, क्योंकि मैं अब अजय का ठीक होने का इंतजार तो नहीं कर सकती हूँ। मुझे अब खुद जाकर खेती करनी होगी, और हो सके तो कोई और काम भी देखना होगा। अगली सुबह सीमा सीधे जमींदार से मिलने पहुंच जाती है। नमस्ते जमींदार काका। नमस्ते बेटी, बताओ कैसे आना हुआ और अजय की तबीयत अब कैसी है? काका, अजय की तबीयत फिलहाल तो वैसी ही है, और मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी, इसीलिए मैं आपसे मिलने चली आई। हाँ, बोलो ना बेटी, मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? काका, मैं चाहती हूँ कि जो जमीन आपने अजय को दी थी काम करने के लिए, आप मुझे उस पर काम करने की इजाजत दे दी, ताकि मैं उस पर काम करके अपने घर का खर्च और राजू की पढ़ाई करा सकूं। बेटी, पर तुम्हें वहां काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं तुम्हारे घर के लिए जो भी खर्च लगेगा हर महीने भेज दिया करूंगा। नहीं काका, आपने अब तक हमारी बहुत मदद की है। अब आप बस मुझे आपके खेत में काम करने की इजाजत दे दीजिए। मैं अब खुद काम करके अपना घर चलाऊंगी और अपने बेटे को बड़ा अफसर बनाऊंगी। जमींदार सीमा को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर सीमा जमींदार की बात मानने तैयार नहीं थी। आखिर में सीमा की बातें सुनने के बाद जमींदार सोचने लगता है। मुझे लगता है सीमा मेरी बात नहीं मानेगी, पर अगर वो काम करने इतने दूर जाएगी तो वो अजय का ध्यान नहीं रख पाएगी। एक काम करता हूं, मैं सीमा को मेरी गांव के अंदर वाली जमीन पर काम करने के लिए कह देता हूं, ताकि वो खेतों पर काम भी कर सके और अपने घर का ध्यान भी रख सके। ठीक है सीमा बेटी, मैं तुम्हें अपने खेत पर काम करने की इजाजत तो दे सकता हूं, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। हाँ काका, बोलिए ना। बेटी, तुम्हें मेरे गांव के बाहर वाले खेत पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हारे घर के नजदीक भी एक खेत है, तुम वहां काम कर सकती हो, ताकि तुम अपने घर का और अजय का दोनों को ख्याल रख पाओगी। काका, ये तो और भी अच्छा रहेगा, इससे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। बेटी, पर एक छोटी सी समस्या है। वो खेत बाहर वाले खेत से थोड़ा छोटा है। हाँ, तो कोई बात नहीं है काका, वो खेत मेरे घर से नजदीक है, वही बहुत बड़ी बात है। मैं खेत में काम करने के साथ साथ दूसरे के घर का काम भी करना शुरू कर दूंगी, ताकि उन पैसों से मैं राजू की पढ़ाई का खर्च निकाल सकूं। बेटी, पर तुम्हें इतना काम करने की क्या जरूरत है? काका, मुझे काम करना ही होगा। अजय का सपना था कि राजू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। राजू की पढ़ाई के लिए और घर चलाने के लिए मुझे हर हाल में ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जमींदार सीमा के संकल्प और साहस से भावुक हो जाते हैं। ठीक है बेटी, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जरूर सफल होगी। मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। तुम कड़ी मेहनत करो,
भगवान भी तुम्हारे साथ हैं। सीमा ने जमींदार के गांव के अंदर वाले खेत पर काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह खेत पर काम करती और दोपहर के बाद गांव के घरों में सफाई और खाना बनाने जैसे छोटे-मोटे काम करने जाती। धीरे धीरे सीमा की मेहनत रंग लाने लगी। खेत में अच्छी फसल हुई, जिससे उसका घर चलने लगा और जो पैसे वह दूसरों के घरों में काम करके कमाती थी, वह राजू की पढ़ाई में खर्च करने लगी। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम अफसर बनो। मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल को पार कर लूंगी। माँ, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। एक दिन मैं पिताजी का सपना पूरा करके दिखाऊंगा। सीमा की मेहनत और त्याग से गांव के लोग भी प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे एक माँ अपने परिवार के लिए हर कठिनाई का सामना कर रही है। इसी बीच अजय की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। वैद्य जी की दवाओं और सीमा की देखभाल ने जहर का असर कम कर दिया। एक दिन अचानक अजय को होश आ गया। अजय को होश में आते देख सीमा बहुत खुश हो गई। अजय, तुम्हें होश आ गया। भगवान ने मेरी मेहनत और दुआएं सुन ली। सीमा, मैंने तुम्हें और राजू को बहुत परेशान किया। नहीं अजय, तुम हमारी ताकत हो। जब तक तुम ठीक हो रहे थे, मैंने हर जिम्मेदारी संभाली। और देखो, अब सब कुछ ठीक हो रहा है। अजय धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गया। उसने सीमा की मेहनत और त्याग देखकर प्रण लिया कि अब वह उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार को आगे बढ़ाएगा। राजू की पढ़ाई भी सफलतापूर्वक चलती रही और कुछ सालों बाद वह एक बड़ा अफसर बन गया। माँ, पिताजी, मैं आज जो कुछ भी हूँ वह आपकी मेहनत और त्याग के कारण हूँ। नहीं बेटा, यह सब तुम्हारी माँ का बलिदान है। उसने हमारे परिवार को बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। सीमा का त्याग और अजय का साथ, दोनों ने मिलकर एक नई मिसाल कायम की। गांव वाले अब भी उनकी इस कहानी को आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा के रूप में सुनाते हैं। ये कहानी भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां एक संयुक्त परिवार रहता था, जिसमें सास, बहू और बेटा रहते थे। इस परिवार की सास बहुत लालची और स्वार्थी थी। उसकी लालच के कारण घर में हमेशा कलह और अशांति रहती थी। इस कहानी के 3 मुख्य पात्र हैं। सासू माँ, जिनका नाम शांति देवी है। शांति देवी एक लालची और स्वार्थी महिला है, जो हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचती है। इस कहानी की दूसरी पात्र है लाचार बहू, जिसका नाम सीमा है। सीमा एकदम सरल, दयालु और सहनशील महिला है, जो सास के अत्याचार सहने के बावजूद परिवार को एकजुट रखने की कोशिश करती है। कहानी का तीसरा और आखिरी पात्र है रमेश, जो शांति देवी का पुत्र और सीमा का पति है। रमेश एक मेहनती और आज्ञाकारी बेटा, जो अपनी माँ की सभी बातें मानता है और माँ का सम्मान करता है, और जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार भी करता है। एक दिन सुबह सुबह जब सीमा रसोई घर में काम कर रही थी, तभी उसकी सास उसे फटकार लगाने रसोई घर में आती है। सीमा, तुमने आज फिर से दाल में ज्यादा मसाला डाल दिया था। तुमसे तो कुछ भी ठीक से नहीं होता। माँ जी, मैंने वही किया जैसा आपने कहा था। अगर गलती हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए। हर बार माफी मांगकर तुम अपने सारे पाप छिपा लेती हो। लगता है तुम चाहती हो कि इस घर में कुछ भी ठीक से न चले। तुम्हारी वजह से घर का बजट बिगड़ रहा है। तुम जानबूझकर महंगे मसाले इस्तेमाल करती हो ताकि मेरा सारा पैसा खत्म हो जाए। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा घर के खर्चे का ध्यान रखती हूँ। हाँ, बहुत अच्छा ध्यान रखती हो तुम। लेकिन देखना, मैं तुम्हारी ये चालें अच्छे से जानती हूँ। मुझे तुमसे सब कुछ बचाना होगा, वरना एक दिन तुम सब बेच खाओगी। बेचारी सीमा चुपचाप अपनी सास के ताने सुन लेती है और फिर से अपने काम में लग जाती है। उसी शाम रमेश काम से घर लौटता है और सीमा को उदास देखता है। सीमा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? कुछ नहीं जी, बस थोड़ा थक गई हूँ।
नहीं, कुछ तो हुआ है। सच्ची सच्ची बताओ क्या हुआ है। कुछ नहीं जी, पता नहीं क्यों, पर माँ जी को मुझसे फिर से कोई शिकायत हो गई है। माँ तो ऐसी ही है। तुम दिल छोटा मत करो, मैं उनसे बात करूंगा। हर बार बात करने से कुछ नहीं बदलता जी। वो हमेशा मुझ पर शक करती हैं, हमेशा मुझे गलत समझती हैं। पता नहीं क्यों उनको लगता है मैं हमेशा फिजूल खर्च करती हूँ। मैं जानता हूं सीमा, लेकिन माँ को बदलना इतना आसान नहीं है। तुम थोड़ा धैर्य रखो, मैं बात करता हूँ माँ से। कब तक जी, मैं कब तक ये सब सहूंगी? आखिर मेरी गलती क्या है? रमेश सीमा को अपनी बातों से दिलासा देता है और सीमा रमेश की बात मान जाती है। उसी रात रमेश अपनी माँ शांति देवी से मिलने उनके कमरे में जाता है। माँ, क्या मैं अंदर आ जाऊं? हाँ रमेश बेटा, आ जाओ। माँ, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो ना बेटा, क्या बात करनी है? माँ, सीमा बहुत परेशान है। आप उस पर इतना शक क्यों करती हो? रमेश, तुम मुझे समझाने आए हो या अपनी पत्नी का पक्ष लेने? वो तुम्हें मेरे खिलाफ कर रही है। माँ, ऐसा कुछ नहीं है। सीमा बहुत अच्छी है, वो हमेशा घर के लिए सोचती है। आप उसे थोड़ा समझने की कोशिश करें। तुम अब मुझे सिखाओगे कि मुझे किसे समझना चाहिए। मैं जानती हूँ वो घर का सारा धन बर्बाद करना चाहती है। तुम उसकी बातों में मत आओ। माँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप उसे गलत समझ रही हैं। तुम देखना बेटा, एक दिन ये तुम्हें छोड़कर चली जाएगी और तब तुम्हें मेरी बात समझ आएगी। रमेश अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश करता है, परंतु शांति देवी उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं थी। शांति देवी जब देखती है कि रमेश अपनी बीवी की ज्यादा पक्ष लेने लगा है, तो वो सीमा को किसी तरह फंसाकर रमेश की नजरों में उसे गलत साबित करने का सोचती है। अगले दिन सुबह सुबह शांति देवी घर की कीमती चीजें छुपाकर सीमा पर चोरी का आरोप लगाने की योजना बनाती है। शांति देवी सीमा को फंसाने की योजना बनाते हुए अपने आप से कहती है, अगर इस घर से सीमा चली जाए तो रमेश पूरा घर मेरे नाम कर देगा। मुझे बस सीमा को किसी तरह बदनाम करना है। शांति देवी फटाफट घर की कीमती चीजें घर के एक बंद कमरे में छिपा देती है। घर की कीमती चीजें छुपाने के बाद शांति देवी रमेश को बुलाती है। ओ रमेश बेटा, कहाँ हो? जरा यहाँ आना तो। आया माँ, रुकना जरा सा। रमेश, घर से कुछ कीमती चीजें गायब हैं। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली। क्या घर की चीजें गायब हो गई हैं माँ? हाँ बेटा, मैंने बहुत ढूंढा पर कुछ चीजें नहीं मिल रही है। मुझे लग रहा है शायद किसी ने हमारे यहाँ चोरी की है। पक्का ना माँ, चीजें चोरी हुई हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आप कहीं रखकर भूल गई हो? नहीं बेटा, पक्का चीजें चोरी हुई हैं, पर जो चीजें चोरी हुई हैं उन्हें देखकर तो लग रहा है अपने घर के किसी ने ही चोरी की है। आप कहना क्या चाहती हो माँ? मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन तुम अपनी पत्नी से पूछो, कहीं उसने ही। ये बोलते बोलते शांति देवी रुक जाती है। अपनी माँ से ऐसा सुनते ही रमेश थोड़ी नाराजगी भरे आवाज में कहता है, माँ, आप ये क्या कह रही हैं? सीमा ऐसा नहीं कर सकती। मैं बस तुम्हें आगाह कर रही हूँ, तुम खुद जाकर उससे पूछ लो। माँ से इस तरह अपने पत्नी के बारे में सुन रमेश को वैसे तो बुरा लगता है, परंतु वो अपनी माँ की बात पर भरोसा कर अपनी पत्नी से इस बारे में बात करने जाता है। रमेश सीमा से चोरी के सिलसिले में बात करने अपने कमरे में जाता है। सीमा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो ना जी, क्या बात करनी है आपको? सीमा, माँ कह रही हैं कि घर से कुछ कीमती चीजें गायब हैं। क्या तुमने उन्हें कहीं रखा है? नहीं रमेश, मैंने कुछ नहीं लिया। आप मुझसे ये सवाल कैसे कर सकते हैं? माँ को इस बारे में शक है कि शायद वो चीजें तुमने ली हैं। मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। रमेश से इस तरह की बात सुन सीमा रोने लगती है। आप भी मुझ पर शक कर रहे हैं? आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं अपने ही घर में ऐसा कर सकती हूँ? सीमा, मैं नहीं जानता कि क्या सच है, लेकिन माँ ऐसा कह रही हैं। तो मैं आपके लिए क्या हूँ रमेश? बस एक इल्जाम। रमेश से इस तरह चोरी का इल्जाम लगता देख सीमा आहत होकर घर छोड़ने का फैसला करती है। मैं इस घर में अब नहीं रह सकती। जब आप खुद मुझ पर भरोसा नहीं करते तो मेरा यहाँ रहना व्यर्थ है। सीमा, मेरी बातों का बुरा मत मानो, मत जाओ, घर छोड़कर रुक जाओ। नहीं रमेश, मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, सच्चाई हमेशा सामने आती है। सीमा अपना सूटकेस बांधकर अपने मायके चली जाती है। सीमा के मायके जाने के बाद रमेश सीमा को बहुत फोन करता था, पर सीमा उसका कभी जवाब नहीं देती थी। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। सीमा अपने मायके में ही रहती है। सीमा के जाने के बाद रमेश और शांति देवी के बीच रोज रोज की अनबन शुरू हो जाती है। माँ, आपसे बड़ी गलती हो गई है।
सीमा निर्दोष थी और हमने उसे जाने दिया। अच्छा हुआ वो चली गई। अब घर में सब मेरे हिसाब से चलेगा। माँ, घर में अब सिर्फ उदासी है। आपने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। इसी तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे रमेश अपनी माँ से दूरी बनाने लगता है। रमेश अपनी माँ से बात करना भी बंद कर देता है। शांति देवी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे बस अपने घर पर अपना हक बनाए रखना था और इस चीज के लिए वो हर पल नई योजनाएं बनाती रहती थी। इधर दूसरी तरफ रमेश बिना सीमा के अब परेशान सा हो गया था, परंतु इस बारे में वो अपनी माँ से भी बात नहीं कर पा रहा था। फिर एक दिन रमेश हिम्मत जुटाता है और अपनी माँ से सीमा को घर लाने की बात कहने की ठान लेता है। अब बस हो गया, आज तो माँ से कह दूंगा मैं सीमा को घर वापस लाने जा रहा हूँ। रमेश घर पहुंचकर अपनी माँ से कहता है, माँ, अब बस हो गया, मैं जा रहा हूँ सीमा को घर वापस लाने। क्या तुम उस चोरनी को वापस लाने जा रहे हो? माँ, सीमा चोरनी नहीं है। आपने बिना मतलब मेरी सीमा पर शक किया। अगर तुम्हारी बीवी चोरनी नहीं है तो घर का कीमती सामान कहाँ गया? माँ, आपको जो सोचना है सोचो, मैं जा रहा हूँ अपनी सीमा को वापस लाने। रमेश आखिरकार सीमा को मनाने और उसे वापस अपने घर ले जाने सीमा के मायके जाता है। सीमा, मुझे माफ कर दो। माँ की बातों में आकर मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। प्लीज घर वापस चलो। रमेश, मैंने आपको हमेशा अपने पति और साथी के रूप में माना है, लेकिन आप भी मुझ पर शक करने लगे। मैं सिर्फ आपके कहने से वापस नहीं लौट सकती। आपको खुद से ये समझना होगा कि सही क्या है और गलत क्या। सीमा, मैंने अपनी गलती मान ली है, मुझे माफ कर दो। घर बिना तुम्हारे सूना हो गया है। सीमा थोड़ी देर सोचती है और रमेश को माफ कर देती है। ठीक है रमेश, मैं वापस चलूंगी, लेकिन अब मैं किसी भी अन्याय को सहन नहीं करूंगी और मुझ पर लगे चोरी के इल्जाम को मैं गलत साबित करके रहूंगी। ठीक है, तुमको जो सही लगे करना, बस अब तुम घर वापस चलो। रमेश सीमा के साथ अपने घर लौट जाता है। माँ, ओ माँ, देखो तो कौन आया है। रमेश के आवाज लगाने पर भी शांति देवी जवाब नहीं देती है। शांति देवी का ये स्वभाव देख सीमा समझ जाती है अब भी कुछ नहीं बदला और उसे अपनी शातिर सास के और नए नए योजनाओं से सावधान रहना होगा। शांति देवी को अपनी बहू को देख बिल्कुल प्रसन्नता नहीं हुई। वो अपनी बहू को देख मन ही मन सोचती है, कुछ दिन रह लेने देती हूँ इसे और फिर कोई नई योजना बनाकर इसे फंसा दूंगी। तब जाकर मेरे बेटे को समझ आएगा कौन सही है और कौन गलत। फिर कुछ दिन शांति से बीत जाते हैं। शांति देवी भी फिलहाल अपनी बहू को फंसाने के लिए कोई नई योजना नहीं बनाती है। फिर एक दिन शांति देवी सोचती है, चलो अपनी इस बहू को थोड़ा डरा कर रखती हूँ। शांति देवी सीमा को आवाज लगाती है, सीमा, जरा यहाँ आना तो। आ रही हूँ माँ जी। शांति देवी के बुलाने पर सीमा फौरन उसके पास जाती है। शांति देवी सीमा को अपनी धौंस दिखाने के लिए कड़क आवाज में कहती है, अब तुम आ ही गई हो तो मेरी बातें मानकर चलना, वरना तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। अपनी सास से इस तरह की बात सुन सीमा भी कड़क आवाज में कहती है, माँ जी, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। जो सही है वही करूंगी और जो गलत है उसे सबके सामने लाऊंगी। सीमा से इस तरह का जवाब सुन शांति देवी हैरान हो जाती है और मन ही मन सोचती है, अब समय है कोई योजना बनाकर इसे यहाँ से भगाने की। फिर एक दिन अकेले बैठे बैठे शांति देवी सोचती हैं, चलो अब बहुत दिन रह ली मेरी बहू, अब फिर से इसे फंसाने का टाइम आ गया है। शांति देवी अपने गहनों का डिब्बा उठाकर उसे छुपाने अपने बंद कमरे की तरफ जाती है, परंतु सीमा इस बार उसे देख लेती है और सावधान हो जाती है। सीमा ये देख फौरन रमेश को फोन कर घर जल्दी आने बोलती है। शाम को जब रमेश घर आता है तो सीमा रमेश से कहती है, आपकी माँ फिर से मुझे चोर साबित करना चाहती हैं। कहना क्या चाहती हो? मैं क्या कहना चाहती हूँ वो मैं बाद में बताती हूँ। पहले आप मैं जो बोलूंगी वो करोगे, ये वादा करो। हाँ, वादा करता हूँ, बोलो क्या करना है। देखो जी, मैंने अपनी आंखों से माँ जी को अपने गहनों का डिब्बा पुराने वाले बंद कमरे में ले जाते देखा है। देखना कल माँ जी मुझ पर पक्का उनके चोरी होने का इल्जाम लगाएगी। पर मैं चाहती हूँ कि जब माँ जी अपने गहनों की चोरी वाली बात आपको बोले तो मैं जो अभी आपको बोल रही हूँ वही बातें आप माँ जी से बोलोगे। मैं कुछ नहीं समझ रहा हूँ, चल क्या रहा है, साफ साफ कहो। सीमा उसको अपना सारा प्लान समझा देती है। फिर अगली सुबह शांति देवी अपने नाटक का आरंभ करती है और जोर जोर से रोने लगती है। हाय राम, मैं तो लुट गई, किसी ने मेरा गहनों का डिब्बा चुरा लिया। शांति देवी फौरन अपने बेटे को आवाज देती है, रमेश,
अरे ओ रमेश, कहाँ हो बेटा? जल्दी यहाँ आओ। रमेश फौरन अपनी माँ के कमरे में पहुंच जाता है। हाँ माँ, बोलो क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो इतना? देखा बेटा, मैं तुझे मना कर रही थी ना, तेरे इस चौरनी बीवी को वापस लाने। देखा, इसके आते ही मेरा गहनों का डिब्बा चोरी हो गया। जब शांति देवी अपनी चोरी की झूठी कहानी रमेश को सुना रही होती है, तभी वहां सीमा भी पहुंच जाती है। सीमा को देखते ही शांति देवी बड़े तीखे स्वर में कहती है। देखो देखो, आ गई चोरनी। अपनी माँ से ये बातें सुन फौरन रमेश बोलता है। माँ, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आपके चोर को पकड़ लेता हूँ। हाँ बेटा, फौरन अपने इस बीवी को पुलिस को पकड़वा दो। नहीं माँ, सीमा चोर नहीं है, चोर कोई और ही है। मैं कुछ समझी नहीं बेटा, सीमा चोर नहीं है तो कौन है? माँ, मैंने घर में चोर कैमरे लगा दिए हैं ताकि हमारे घर में क्या क्या चल रहा है सब कुछ मुझे दिखाई देता रहे। रुको, अभी पुलिस को बुलाता हूँ और वो रिकॉर्डिंग पुलिस को दिखा देता हूँ। शांति देवी कैमरे की बात सुन डर जाती है। कैमरा? तुमने कब घर में कैमरा लगा दिया? माँ जी, उसे कैमरा नहीं सीसीटीवी कहते हैं। अभी पुलिस आएगी और सीसीटीवी में देख असली चोर को पकड़ लेगी। शांति देवी सीसीटीवी की बात सुन डर जाती है और डर के मारे सारी बातें रमेश को बता देती हैं। मुझे माफ कर दो रमेश बेटा, पुलिस को मत बुलाओ। मैंने ही अपने गहने पुराने कमरे में रख दिए हैं। मुझे माफ कर दो, मैं बस सीमा बहू को फंसाना चाहती थी। अपनी माँ से सारी हकीकत सुन रमेश अपनी माँ से कहता है। माँ, आपकी लालच की चक्कर में आपने मेरे अच्छे खासे रिश्ते में दरार पैदा कर दी थी। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना, इस बार मैं अन्याय नहीं सहने वाली हूँ। हाँ बहू, मुझे माफ कर दो। मुझे पुलिस के हवाले मत करो। अब से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। शांति देवी के इतना गिड़गिड़ाने पर सीमा रमेश से कहती है। सुनो जी, माँ जी को माफ कर दो। आखिर माँ जी ने अपनी गलती मान ली है। शांति अपनी बहू की हाँ में हाँ भरती है। बस फिर क्या था, शांति देवी भी सुधर जाती है और सीमा पर लगा इल्जाम भी झूठा साबित हो जाता है। फिर सीमा और रमेश अपने कमरे में लौट जाते हैं और रमेश भी सीमा से माफी मांगने लगता है। सीमा, मुझे भी माफ कर देना। माँ के कहने पर मैंने तुम पर शक किया था। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो बस आप माँ जी की बातों के वजह से बहक गए थे। हाँ, पर कुछ भी कहो, तुम्हारा झूठा सीसीटीवी वाला आइडिया काम तो आया। बिना किसी सबूत के माँ ने अपनी सारी गलती मान ली। पर अब जब माँ ने अपनी गलती मान ली है तो अब से हम सबको मिलकर रहना होगा। तो दोस्तों, इस तरह से सीमा के एक आइडिया ने उसकी लालची सास को भी सबक सिखा दिया और अपने ऊपर लगे झूठे इल्जाम को भी गलत साबित कर दिया। दोस्तों, इस प्रकार की और शानदार कहानी देखने के लिए अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।